हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जैसा कि मेरे नाम है चैनल का स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दैट्स वाई मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगी वो एक नोट्स फॉर्मेट में एवरीथिंग होगा। अभी मान लीजिए कि मेरे पास ये करंट अफेयर्स का है, तो ये हैंड रिटन नोट्स है जिसे मैंने खुद से प्रिपेयर करा है। और इसमें आपका क्या क्या पोर्शन कवर होगा डेली, ये जो है वो 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इसमें आपका नेट का मेरा जो टारगेट है वो सारे टीचिंग एग्जाम्स मेरा टारगेट है, और सारे टीचिंग एग्जाम्स प्लस यूजीसी नेट मेरा ये टारगेट है। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो करंट अफेयर्स आपको सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये करंट अफेयर्स बैंक के करंट अफेयर से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हम जो जनरल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा होता है, हमें उतना कुछ करना होता नहीं है एग्जैक्टली एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में। इसलिए हमने जो नोट्स प्रिपेयर करे हैं ये बिल्कुल कंसाइज हैं। इसके साथ साथ स्टैटिक्स पोर्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी हमने इसमें कवर किया हुआ है। अब स्टैटिक पोर्शन एग्जाम में कैसे आते हैं, अगर कोई करंट का टॉपिक है तो उसी टॉपिक को स्टैटिक से रिलेट करके हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक करंट अफेयर्स। यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूंगी 31 जुलाई से 1 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, क्योंकि संडे था। वर्ल्ड रेंजर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेंजर्स डे मनाया जाता है 31 जुलाई को। इस बार इसका थीम क्या रहा था? 30/30। तो थीम 30/30 क्या है? सबसे पहले थीम 30/30 तो समझ लेंगे, उसके पहले समझते हैं कि वर्ल्ड रेंजर्स डे होता क्या है। तो नेचर, प्लैनेट, जितने भी हमारे नेचुरल ट्रेजर्स हैं या कल्चरल हेरिटेज हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करते वक्त जितने भी लोगों की जान माल की हानि हुई है उन्हीं लोगों की याद में हम लोग इस वर्ल्ड रेंजर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अब 30/30 का हम लोग देखेंगे कि COP15 की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कि बड़े बड़े जो वर्ल्ड के लीडर्स थे और डिसीजन मेकर्स थे, वो इस बात पे सहमत हुए थे कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया वहां पर, जिसमें कि प्लैनेट का एटलीस्ट 30% एरिया 2030 तक इफेक्टिवली कंजर्व और मैनेज किया जा सके। यानी कि COP15 का जो मीटिंग हुआ उसमें क्या बोला गया कि हम लोग अपना जो पृथ्वी है, जो हमारी जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट का 30% एरिया 2030 तक इफेक्टिवली हम लोग उसको कंजर्व करके रख सकें, उसको मैनेज कर सकें। और यहीं से यह जो थीम है वर्ल्ड रेंजर डे का 30/30 को उठाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टाइगर्स डे। टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर्स डे। अभी इसमें हम लोग बहुत सारा टाइगर्स के ऊपर स्टैटिक्स करेंगे, उसके बाद में सेंसस को डील करेंगे। टाइगर्स डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, COP15 की मीटिंग कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी? अभी वर्ल्ड टाइगर्स डे कब मनाया गया? 29 जुलाई को। इस डे पर क्या हुआ कि ऑन द टाइगर्स डे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड एनवायरमेंट, कौन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड एनवायरमेंट? अश्विनी कुमार। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, और इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को तैयार किया था वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो कैमरा ट्रैप्ड करी गई है और नॉन कैमरा ट्रैप्ड की गई है। यानी कि इसमें जो टाइगर्स का जो गिनती किया गया वो विद द हेल्प ऑफ कैमरा एंड विदाउट कैमरा हर तरीके से किया गया है। उसके बाद क्या रिपोर्ट में हम लोगों को निकल कर आता है? इंडिया में टाइगर के अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेट मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं? ये सीधा सीधा स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिलाकर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेट मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं? 3925। 3925 भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इन इंडिया टाइगर एनुअल ग्रोथ रेट इज, इंडिया में टाइगर का ग्रोथ रेट क्या है? दैट इज 6.1% पर एनम। यानी कि भारत में टाइगरों की संख्या 6.1% हर साल के हिसाब से बढ़ रहा है। उसके बाद में इंडिया हैज 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, मतलब पूरी दुनिया में जितना टाइगर है उन टाइगर का 75% इंडिया में है ओनली। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज फाउंड, सबसे ज्यादा जो टाइगर किस स्टेट में पाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज फाउंड, कौन सी स्टेट में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है? सबसे पहला है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर है कर्नाटका, थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड एंड फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में आपको डिजिट भी याद रखना होगा कि कितना है। मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ टाइगर जो है 785 है, कर्नाटका में नंबर ऑफ टाइगर 563 है, उत्तराखंड में जो नंबर ऑफ टाइगर है 560 है, एंड महाराष्ट्र में नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो 444 है। हमें एटलीस्ट 3 याद रखना होगा, फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटका एंड थर्ड उत्तराखंड। उसके बाद में वो स्टेट जिनके पास 0 टाइगर है, 0 टाइगर स्टेट कौन कौन से हैं? मिजोरम और नागालैंड। झारखंड में टाइगरों की संख्या सिर्फ 1 है, अरुणाचल प्रदेश में टाइगरों की संख्या 9 है। टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं? ये सेंसस की बात करी जा रही है। ये सेंसस कब हुआ था? 2022 में टाइगर सेंसस आया था, यानी टाइगरों की जनसंख्या की गिनती करी गई थी। उसमें टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं? 3167। ठीक है,
3167। ये प्लीज इसको डेटा से कंफ्यूज मत करिएगा, वो जो हम डेटा पढ़ रहे थे वो डेटा अलग है, और ये जो है ये सेंसस की बात की जा रही है। यहाँ पर सेंसस के अकॉर्डिंग 3167 है, और अभी की हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 3167 है। और ये कम कैसे है, क्योंकि ये जो सेंसस हुआ था ये विथ कैमरा ट्रैप्ड हुआ था, सिर्फ कैमरे की मदद से की गई है। अभी जो हम लोगों ने की है, सेंसस करा है, जो अभी जो हमारे पास टाइगर का लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें हमारे पास कैमरा की हेल्प से भी करा है और बिना कैमरे की हेल्प से भी करा है। व्हेन द टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये स्टैटिक में पूछा जाएगा आपसे। लेकिन ये स्टैटिक बना कैसे, क्योंकि अभी ये टाइगर की रिपोर्ट आई है, ठीक है, वर्ल्ड टाइगर्स डे 29 जुलाई को। व्हेन द टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर है 1973। कब किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च? 1973। इन 2022 वी सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट, और हम लोगों ने 2022 में 50वां जो है टाइगर प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट किया था। और अभी अगर हम बात करें 2023 में कितने नंबर का सेलिब्रेट किया होगा हम लोगों ने, अभी जो है हम लोगों ने वो 51 नंबर का सेलिब्रेट किया है। तो टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट एट मैसूर में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में पीएम मोदी डिक्लेयर द मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन, कि उन्होंने ये तो घोषणा करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कि इंडिया में कम से कम 3167 टाइगर तो है ही। एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया 3682। ये क्या है? ये एवरेज नंबर ऑफ टाइगर है। अब चलो बात करते हैं कुछ स्टैटिक्स जीके की। स्टैटिक जीके क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा करंट में टाइगर चल रहा है, इसलिए टाइगर से रिलेटेड एंड टाइगर रिजर्व्स को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत में कितने नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं? तो भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व्स की संख्या है वो है 53। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क में है? मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर किस नेशनल पार्क में है? आंसर है जिम कॉर्बेट। और चलो जिम कॉर्बेट कहां पर, किस स्टेट में है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट में नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं? 260 टाइगर्स हम लोग को जिम कॉर्बेट में है, जो कि सबसे ज्यादा है। और जिम कॉर्बेट जो ये है नेशनल पार्क, इस यहाँ पर जिम कॉर्बेट फेमस क्यों है? बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, जिसको क्रिएट किया गया था ब्रिटिश के समय में 1936 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम 3 बार चेंज हुआ है। कितनी बार चेंज हुआ है? 3 बार चेंज हुआ है। सबसे पहले 1936 में चेंज हुआ था, तो इसको हेली या हेली नेशनल पार्क कहते हैं। ये 1936 में इसका क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में, ये ईयर जो है वो कंफर्म नहीं है, बस इतना मिला है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम था रामगंगा नेशनल पार्क। एनपी आपको जहां भी लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब है नेशनल पार्क। तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है, और वो इंडिया का सबसे पुराना है। उसके बाद में इट्स न्यू, इसका जो नाम है वो टोटल 3 बार चेंज हुआ है। 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, और 1955 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। क्यों इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा? क्योंकि आज जिम कॉर्बेट एक बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन के लिए जो है वो वर्क कर रहे थे, जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, और उनके डेथ पे ही इस वाले नेशनल पार्क का नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर किस नेशनल पार्क में है? तो वो है बांदीपुर नेशनल पार्क में। टोटल नंबर ऑफ टाइगर 150 है। कर्नाटका में कितने हैं? तो बांदीपुर है कहां पर? बांदीपुर जो है वो कर्नाटका में है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क कहां है? आंसर आपका होगा कर्नाटका में। बांदीपुर नेशनल पार्क में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं? 150। सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पर हैं? जिम कॉर्बेट में। सेकंड नंबर पे कहां पर है? बांदीपुरा में। और बांदीपुरा कहां पर है? कर्नाटक में। थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? तो ये नागरहोल में पाए जाते हैं, 141 टाइगर्स। नागरहोल कहां पर है नेशनल पार्क? ये है कर्नाटका में। फोर्थ नंबर पर है बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ में क्या है कि बांधवगढ़ को ऐसे आपको रैंकिंग वाइज तो बांधवगढ़ को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। बांधवगढ़ क्यों फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। बांधवगढ़ कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर कौन सा हिल्स पड़ता है? ये विंध्या हिल्स पर पड़ता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस हिल्स पर पड़ता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो विंध्या हिल्स पर पड़ता है। विंध्या हिल्स कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर की संख्या जो है वो चौथे नंबर पर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट में हम लोग को देखने को मिले थे बंगाल टाइगर। और ये जो नागरहोल है कर्नाटका में पाया जाता है। नागरहोल टाइगर रिजर्व को हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका में है, और नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है उसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। साथ में ये जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है ये जो है पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का है। नीलगिरी पहाड़ी हम लोगों को पता है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही नागरहोल जो है वो स्थित है। हु रिसीव्ड द अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिसीव्ड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट
उद्योग रत्न अवार्ड, मतलब महाराष्ट्र ने अभी अभी एक नए अवार्ड की शुरुआत की है जिसका नाम है उद्योग रत्न। उद्योग रत्न अवार्ड की शुरुआत की है और यह पहला ही एडिशन है इस अवार्ड का। उद्योग रत्न अवार्ड सबसे पहले कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कितना नंबर का एडिशन है? फर्स्ट एडिशन है। किसको दिया गया है? टाटा रतन को दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। रतन टाटा कौन है? चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हैं। Who has been appointed as NAAC डायरेक्टर? किसको NAAC का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? NAAC होता क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। NAAC का फुल फॉर्म याद करेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको फंड कर रही है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें अभी नए डायरेक्टर NAAC के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है गणेशन कन्नीबीरन। कौन है? NAAC की डायरेक्टर। NAAC के डायरेक्टर कौन है? गणेशन किन्नबीरन। उसके बाद में अमित शाह ने हाल ही में एक, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, अमित शाह ने एक अभी बुक रिलीज करी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक। आपसे पूछा जाएगा हु हैज रिलीज्ड दिस बुक? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। मेमोरीज नेवर डाई किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है अमित शाह ने। कहां से लॉन्च किया है? रामेश्वरम से। रामेश्वरम से ही क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान है रामेश्वरम। अभी बात करते हैं अमित शाह। अब ये अमित शाह कौन है? तो अमित शाह हमारे हैं होम मिनिस्टर। अच्छा, अब ये जो बुक लिखा है इन्होंने मेमोरीज नेवर डाई में बुक में किस चीज के बारे में लिखा गया है? तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉकेट साइंस। अब देखो ये क्यों लिखा गया है इसमें रॉकेट साइंस के बारे में, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम सबको जानते हैं कि साइंटिस्ट थे, तो उन सब चीजों के बारे में लिखेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी के बारे में बुक में है, इनोवेशन के बारे में बुक में है, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोगों को बुक में देखने को मिलता है। क्यों है बुक में ऐसा? क्योंकि वो जो है वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी APJ अब्दुल कलाम रह चुके हैं। विशेस एंड इमेजिनेशन ऑफ कलाम साहब की जो यादें हैं, जो विशेष हैं, उनका जो इमेजिनेशन था वो उस बुक में संग्रहित किया गया है, कंपाइल किया गया है। फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब जब बात उठा है APJ अब्दुल कलाम का तो उनके फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहां पर हुआ था? रामेश्वरम में। और इनका डेथ हुआ था 27 जुलाई 2017। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। कहां पर हुआ था? रामेश्वरम में। डाई कहां पर हुए थे? 27 जुलाई 2017। कहां पर जन्म मृत्यु हुई थी इनकी? शिलोंग में। शिलोंग कहां है? मेघालय में। उसके बाद में ये APJ अब्दुल कलाम जो है वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कब बने थे ये? 2002 में बने थे। ठीक है, कब बने थे? 2002 में बने थे। 11th नंबर के प्रेसिडेंट। इनसे ठीक पहले प्रेसिडेंट कौन था 10th नंबर पे? तो वो थे के नारायण। उसके पहले PM कौन? जब ये प्रेसिडेंट थे, APJ अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे तो PM कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 10th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? के नारायण थे। और APJ अब्दुल कलाम कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? 11th नंबर के थे। और लक्ष्मी संघल को हराकर जो है वो राष्ट्रपति बने थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। व्हीलर आइलैंड है कहां पर? व्हीलर आइलैंड जो है वो उड़ीसा में है। इनको रीनेम करके, व्हीलर आइलैंड का नाम रीनेम करके APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। भारत रत्न इनको 1997 में मिल गया है। कौन सा लेक्चर? द लेक्चर विच अब्दुल कलाम डिलीवरिंग ऑन हिज डे ऑफ डेथ। जब वो लेक्चर दे रहे थे तो उनकी डेथ हुई थी। तो कौन सा लेक्चर दे रहे थे? क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। ये लेक्चर्स दे रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। पेपर जो है वो लॉन्च किए थे अब्दुल कलाम बिलियन बिट्स के नाम से। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक अवार्ड भी इनको मिल चुका था। पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, वीर सावरकर अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने कौन से रॉकेट के टाइम पर ये रहे थे? ये SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के टाइम पर ये रह चुके थे। इनके टाइम पर सक्सेसफुली टेस्टेड हुआ था पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि। ये 3 को सही से लॉन्च हो गए थे, पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि। बुक्स जो APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, फेलियर टू सक्सेस, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट, द लाइफ ट्री, माई जर्नी, मिशन ऑफ इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, द साइंटिफिक इंडिया, स्पिरिट ऑफ इंडिया, टारगेट 3 बिलियन, यू आर यूनिक, द साइंटिफिक इंडिया। ये जो बुक है ये APJ अब्दुल कलाम सर ने लिखी है और ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर पर करंट अफेयर्स को डील करते हैं। 6 नंबर पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 फाइनली हो गया है खत्म, जो कि 2021 में होना था लेकिन हो नहीं पाया। अभी 2023 में हो चुका है यूनिवर्सिटी गेम 2023। ये हम लोगों का होना था। ये हेल्ड कहां पर हुआ है? ऑर्गेनाइज कहां हुआ है? चाइना में। चाइना का एक जगह है जिसको चेंगडू कहते हैं, वहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड हुआ है। होस्ट कंट्री कौन था? तो होस्ट कंट्री हमारा चाइना था।
टॉप कंट्री कौन रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में? टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है? तो वो है चाइना। चाइना को टोटल 22 मेडल मिले हैं, जिसमें कि 13 गोल्ड मिला है, 5 सिल्वर मिला है और 4 ब्रॉन्ज मिला है। और सेकंड टॉप पर कौन रहा? सेकंड पोजीशन पे रहा है इंडिया। इंडिया को मिले हैं 17 मेडल, गोल्ड मिले हैं 9, सिल्वर मिले हैं 3, ब्रॉन्ज मिले हैं 5। उसके बाद में ये क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है। ऐश्वर्या प्रताप तोमर जो है वो शूटिंग करती हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा, आपके सामने नाम लिख दिया जाएगा कि ऐश्वर्या प्रताप तोमर किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या में जीती हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि खेलती कौन सा खेल है। ऐश्वर्या प्रताप तोमर जो है वो क्या खेलती हैं? शूटिंग, ठीक है। 10 खेलते हैं, सॉरी ये मेन है। ऐश्वर्या प्रताप तोमर क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं, मेल हैं। 10 मीटर एयर राइफल और एज वेल एज 50 मीटर एयर राइफल, दोनों ही में इनको कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। उसके बाद मनु भाकर, ये मनु भाकर एक लड़की है। मनु भाकर भी क्या है? एक शूटर है, इनको भी गोल्ड मिला है, 10 मीटर एयर राइफल के लिए मिला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट कब हुआ था सबसे पहली बार? 1923 में। ये आपका स्टैटिक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट कब हुआ था? 1923 में। और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट कब किया था? 1959 में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट कब हुआ था? 1923 में। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट कब किया? 1959 में। इंडिया ओन्स इज फर्स्ट मेडल, और इंडिया ने अपना मेडल सबसे पहली बार कब जीता? 1973 में। यानी हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेट करना तो 1959 से स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन हम लोग 1959 से 1972 तक कोई भी मेडल नहीं ला पाए। हमको मेडल हाथ कब लगा? 1973 में मेडल हाथ लगा। और कौन सा मेडल मिला? वो भी एक महिला ने दिलाया, ब्रॉन्ज ही सही, ब्रॉन्ज दिलाया, एक महिला ने दिलाया। 48 किलोग्राम रेसलिंग में हम लोगों को पहली बार ब्रॉन्ज मेडल मिला था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम स्टैब्लिश कब हुआ, मतलब कि स्टार्ट कब हुआ था? 1923 में। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया? 1959 में। इंडिया को पहली बार मेडल कब मिला? 1973 में। किसने दिलाया? एक महिला ने दिलाया। कितना? 48 किलोग्राम रेसलिंग में दिलाया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन डल लेक? कौन सी कंपनी ने डल झील में फ्लोटिंग स्टोर को शुरू किया है? दिस इज अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया ने अभी ये जो फ्लोटिंग स्टोर शुरू किया है, कहां शुरू किया है? डल लेक में शुरू किया है। किस कंपनी ने शुरू किया है? अमेजॉन ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? ताकि घर घर तक उनकी डिलीवरी जो है वो फास्ट हो सके, ताकि अगल बगल के जो लोकल स्टोर्स हैं उनसे वो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करके और घर घर तक डोर स्टेप डिलीवरी को एक्सेसिबल बना सके। लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम है, ताकि ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक भी पहुंच सके। डल लेक कहां पर है? श्रीनगर में है, और ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स के पोर्शन से भी इंपॉर्टेंट है। डल झील कहां पर है? तो डल झील जो है वो श्रीनगर में है। स्टोर शुड बी ओपन इन हाउस बोट, और ये स्टोर जो है वो कहां खुलेगा? बोट पर ही खुलेगा, और हर दिन डिलीवरी के हिसाब से किया गया है। उसके पहले अमेजॉन ने एक अपना मिशन लॉन्च करा था, जिसको आई हैव स्पेस के नाम से लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2015। और आई हैव स्पेस को इसलिए लॉन्च किया था ताकि वो बिल्कुल डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो कम से कम समय में दे सके। उसके लिए आई हैव स्पेस नाम का कैंपेन लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया था। अभी अमेजॉन इंडिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी अमेजॉन इंडिया ने सबसे पहला अपना फ्लोटिंग स्टोर शुरू किया है। कहां पर? डल लेक में शुरू किया है। डल लेक कहां पर है? श्रीनगर में। और स्टोर्स कहां पर होंगे? बोट पर होंगे, ताकि हर दिन की डिलीवरी की जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले अभी एक ULLAS उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आप लोगों ने सभी ने अभी भारत मंडपम जो उसके बारे में तो सुना ही होगा। भारत मंडपम के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत मंडपम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ULLAS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। याद अभी ही कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, इसलिए आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा। अब उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि अभी मीटिंग हुई है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ है 2023 में। ये कहां पर हुआ है? भारत मंडपम में हुआ है। भारत मंडपम अभी देखो हम लोगों का क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए कितने साल हो गए? अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए 3 साल हो गए, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। 3rd एनिवर्सरी मनाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। वहां पर ही उल्लास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जन जन साक्षर करने के साथ। जन जन साक्षर मतलब यहाँ पर टारगेट जो है वो ये है कि हम हर एक व्यक्ति को साक्षर कर सकें। ये वहां पर स्लोगन दिया गया। किसने दिया? धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। और उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया ताकि हर कोई शिक्षित हो सके। उल्लास एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है? तो दीक्षा पोर्टल ने, और साथ में NCERT दोनों ने मिलकर के उल्लास ऐप को बनाया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये जो है वो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। किस कार्यक्रम के तहत? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन? उल्लास। उल्लास एप्लीकेशन कहां पर इसको मीटिंग बैठी थी? भारत मंडपम में। भारत मंडपम अभी न्यूज में क्यों है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट जो है, चाइना ने यूज ऑफ
वीजास, चाइना जो है वो स्टेपल्ड वीजास को यूज कर रहा है इंडियन एथलीट्स के लिए जो कि अरुणाचल प्रदेश पे है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे एग्जाम्स के लिए, मतलब ये यूपीएससी लेवल पे अगर डिस्क्रिप्शन आएगा तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये जानना इंपॉर्टेंट है कि स्टेपल्ड वीजा होता क्या है। स्टेपल्ड वीजा होता है कि वीजा पर जो मोहर लगता है वो मेन वीजा पर ना लगकर उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है, वहां पर वीजा लगता है और उसे ही हम लोग कहते हैं स्टेपल्ड वीजा। उसके बाद में है A recently study suggests the Gulf Stream could collapse as soon as 2025। अभी अभी एक स्टडी हुई है जिसमें हम लोगों को ऐसा पता चला है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी 2025 तक। ये न्यूज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है तो स्टैटिक्स की नजर से हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट स्टैटिक्स पोर्शन कवर करना है, क्योंकि हमें यूपीएससी नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना टीचिंग एग्जाम क्लियर करना है। तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस प्रकार की है, मतलब कि वार्म है या नर्म है, गर्म है या कोल्ड है। ठीक है, तो हम लोग को वार्म ओशन करंट है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है? गर्म धारा प्रवाह करती है। कहां से होते हैं? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से क्रॉस करके अटलांटिक ओशियन तक ये जाती है। मैक्सिको की खाड़ी से शुरू होकर के ये समझ लीजिए यूरोप तक जाती है। उसके बाद अभी हमारे चर्चा में आया है चाइना। तो चाइना का हम लोगों का कैपिटल क्या है? बीजिंग। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है चाइना की? संघाई। प्रेसिडेंट कौन है चाइना में? शी जिनपिंग। करेंसी कौन है? रेनमिनबी। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। यूरोप में टोटल कंट्री कितना है? 44 कंट्रीज है। ठीक है, आप लोग का होमवर्क रहा कि अभी हम लोग को करंट पढ़ने को मिला है, तो कौन सी जलधारा गर्म है, किधर की ओर प्रवाहित होती है, ये आप लोग पढ़कर आइएगा नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आज हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर करंट अफेयर्स और डेली हमें 7 बजे हमारे चैनल पे विजिट करना ना भूलें।